Hello everyone, I AS Vasisht welcome you all on the platform of G-Centric। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का वेक्टर कैलकुलस में हमने वेक्टर डिफरेंशियल्स का ग्रेडियंट वाला पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था। हमने समझा था डेल ऑपरेटर अगर किसी स्केलर के साथ ऑपरेट हो तो रिजल्टिंग जो ऑपरेशन होता है उसको हम ग्रेडियंट ऑपरेशन बोलते हैं, और उस ग्रेडियंट ऑपरेशन से जो रिजल्ट बनकर के आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें बताता है मैक्सिमम किस रेट ऑफ चेंज के साथ चेंज हो रहा है वो स्केलर, जिस स्केलर का ये ग्रेडियंट कैलकुलेट किया गया है। और ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमें बताती है किस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आ रहा है। अच्छा, हमने कुछ ग्रेडियंट की एप्लीकेशंस भी समझी थी। हमने समझा था ग्रेडियंट की हेल्प से ना केवल हम मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज और डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं, इसके अलावा हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी कर्व या किसी सरफेस की इक्वेशन अगर हमें गिवन हो तो उसका नॉर्मल वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं ग्रेडियंट की हेल्प से। तो ग्रेडियंट कंप्लीटली कवर हो गया है। अभी हमें इसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। हमने समझ लिया है ग्रेडियंट हम तीनों तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो अभी हम इसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस लेंगे इस लेक्चर में। तो देखते हैं इसकी प्रॉब्लम्स। तो हमारी लेक्चर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 23 है। फॉर द स्केलर फील्ड u इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट। हमें ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड पूछा है पर्टिकुलर पॉइंट पर। ग्रेडियंट इस u का ग्रेडियंट स्केलर का ही होता है ग्रेडियंट डेल u। अच्छा, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम समझ चुके हैं ग्रेडियंट फाइंड करना है कार्टेशियन में, तो जो भी गिवन है उसका x का रेस्पेक्टिव डिफरेंशियल विद ax कैप प्लस y के रेस्पेक्टिव डिफरेंशियल विद ay कैप प्लस z के रेस्पेक्टिव डिफरेंशियल विद az कैप, ऐसा ही करना है। तो इसका x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशियल करोगे तो 2x/2 करके x आ जाएगा और इसका तो 0 बनेगा, तो x ऑफ ax कैप। इसी का y के रेस्पेक्टिव डिफरेंशियल करोगे तो 2/3 ऑफ y ay कैप हो जाएगा। z के रेस्पेक्टिव डिफरेंशियल 0 है, 0 az कैप। ये आ गया ग्रेडियंट। लेकिन हमें ग्रेडियंट नहीं, ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड पूछा है और वो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो पहले मैं ग्रेडियंट इस पर्टिकुलर पॉइंट 1,3 पर कैलकुलेट कर लूं तो हो जाएगा 1 ऑफ ax कैप प्लस 3/3 होकर के 2 रह जाएगा 2 ऑफ ay कैप। हमसे इस 1,3 पर जो ग्रेडियंट आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस x वाले पार्ट का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 + 1 √5। ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड √5 बन रहा है। ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, ये एक स्केलर फील्ड दे रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, ये एट द पॉइंट 1, 2, 3। डायरेक्शनल डेरिवेटिव अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्या था, इन द डायरेक्शन ऑफ। याद आ रहा होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव था किसी पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो तो उसको हम बोलते थे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और अगर हम इस पॉइंट पर ग्रेडियंट फाइंड कर लें तो ग्रेडियंट वाले वेक्टर के साथ इस डायरेक्शन वाले वेक्टर के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बनकर के आता था। याद आ रहा है, ये करना है अब हम यहाँ पर। तो हमें इसके लिए एक तो ग्रेडियंट इस स्केलर फील्ड का फाइंड करना पड़ेगा, जो वेक्टर दे रखा है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना होगा, और ये सब काम किस पॉइंट पर करना है, 1, 2, 3 पर। अब जो हमें वेक्टर दे रखा है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है, हर पॉइंट पर सेम ही रह गए तो, लेकिन जो ग्रेडियंट आएगा वो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, तो उस पॉइंट पर हमें इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके देन ग्रेडियंट वेक्टर कहना होगा। तो चलिए ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी दे रखा है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल तो हो जाएगा 4x i कैप, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 6y j कैप, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 2z k कैप। इस ग्रेडियंट ऑफ f को उस पर्टिकुलर पॉइंट 1, 2, 3 पर फाइंड कर ले हम p पॉइंट पर, तो क्या बन जाएगा 4 ऑफ i कैप माइनस प्लस ऑफ 12 ऑफ j कैप प्लस 6 ऑफ k कैप। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हमसे पूछा है वो हो जाएगा इस वेक्टर का 4i प्लस 12j प्लस 6k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर a के साथ नहीं बल्कि उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ। इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दोगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनेगा 1² प्लस 2² मीन्स √5।
अब ये सॉल्व करना है हमें। डॉट प्रोडक्ट तो याद आ ही रहा होगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, आई वाले पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 4/√5। जे वाले पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जे वाला पार्ट है ही नहीं कुछ, के वाले पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे -12/√5। यहाँ से ये समझ में आ रहा है रिजल्ट नेगेटिव बन के आना चाहिए, हायर वैल्यू है। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -8/√5। अगर आप √5, ये कैलकुलेटर तो होता ही है अलाउ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये बनकर के आएगा -1.789। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर से। तो ये बी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है इसके लिए। करेक्ट आंसर इज -1.789। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। गुड इसलिए नहीं है कि ये कोई टफ क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट्स का मिक्स होकर के बन रहा है क्वेश्चन। देखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का तो वैसे भी मैग्नीट्यूड ही आता है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ही तो बताता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वैसे भी वो मैग्नीट्यूड आता है। ऑफ द फंक्शन, स्केलर फंक्शन का ही बनता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कैसे बनता है, उस स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट को जिस डायरेक्शन में पूछा है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ऐसे होता है ना। इन ए डायरेक्शन, अब किस डायरेक्शन में पूछा है, वो डायरेक्शन सीधे नहीं बोली बल्कि बोला है नॉर्मल टू दिस सर्कल। किस डायरेक्शन में चाहिए, नॉर्मल टू दिस सर्कल, और इस पॉइंट पर चाहिए हमें। ठीक है, एक हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन वो पर्टिकुलर डायरेक्शन दी हुई थी हमें, वेक्टर गिवन था, यहाँ पर गिवन नहीं है, बल्कि इस सर्कल की नॉर्मल डायरेक्शन में जो होगा वो फाइंड करना है हमें। तो हमें एक तो इसके लिए ग्रेडियंट की जरूरत पड़ेगी, तो हम ग्रेडियंट ऑफ एफ कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ हो जाएगा 2x i कैप प्लस 6y j कैप। ये ग्रेडियंट ऑफ एफ भी इस वाले पॉइंट पर कैलकुलेट करके रख लेते हैं हम 1,1 पे। तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ i कैप प्लस 6 ऑफ j कैप। ठीक है, अब जिस वेक्टर की डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है वो डायरेक्शन ए वेक्टर जो होगी वो इस सर्कल के नॉर्मल डायरेक्शन में। आपको याद आ रहा होगा, अगर हमें कोई सर्कल, कोई सरफेस, कोई कर्व गिवन होता था तो उस कर्व की इक्वेशन अगर हम लिख लें तो जो फंक्शन बनता था उसका ग्रेडियंट फाइंड करते थे तो नॉर्मल वेक्टर बनता था। एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट हमने समझा था। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x² प्लस y² माइनस 2 इक्वल टू 0, ये फंक्शन ऑफ x y z तो इसमें है नहीं कुछ, z इक्वल टू 0 है ऐसा कह सकते हो आप, ये मान लेता हूं। तो आप यहाँ पर कह सकते हो इसका ग्रेडियंट फाइंड करो इसका। अच्छा, इसको f की जगह g मान लेते हैं क्योंकि f तो इसको गिवन था, तो डेल g फाइंड करें तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, और वो क्या आएगा 2x i कैप प्लस 2y j कैप। ये जो होगा ये नॉर्मल वेक्टर बन करके आ जाएगा। नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिंपल नॉर्मल वेक्टर होगा। और अगर मैं इसी को इस पॉइंट पर फाइंड कर लूं 1,1 पर तो हो जाएगा 2i प्लस 2j कैप। ये वाले वेक्टर की डायरेक्शन में हमें फाइंड करना है। और अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करें तो भूल गए हैं, याद आ रहा है, अभी एक क्वेश्चन किया भी है हमने इसी में लेक्चर में। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ इस ग्रेडियंट जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है उसके ग्रेडियंट का जिस वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना है उसको यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम। तो 2i प्लस 6j का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर 2i प्लस 2j डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 4 प्लस 4 मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ 8, 2√2 भी कह सकते हैं आप। 2√2 कहेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 रह जाएगा। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन के आएगा 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, √2 में नीचे मान करके चल रहा हूँ रिजल्ट में, तो बनेगा 2 और यहाँ पे बनेगा प्लस 6 बाय √2 मीन्स 8 बाय √2। ये वैल्यू रिजल्टेंट बन करके आ रही है। अब हम इस फॉर्म में कोई ऑप्शन नहीं है, इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय √2 मीन्स 4√2। 4√2 ऑप्शन ए इसका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 4√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे सामने है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, ये फंक्शन हमें दे रखा है f x y का फंक्शन दे रखा है एट पॉइंट 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर at an angle π/4 with y-axis is given by। फंक्शन है किसी पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये समझ में आ गया हमें।
बट किस डायरेक्शन में फाइंड करना है, वो डायरेक्ट वेक्टर डायरेक्शन नहीं बोली, बल्कि बोला है किस डायरेक्शन में फाइंड करना है, द यूनिट वेक्टर एट एन एंगल π/4 विद y एक्सिस। आपको याद आ रहा होगा, अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना होता है किसी फंक्शन का, तो उसका ग्रेडियंट फाइंड करके जिस डायरेक्शन में फाइंड करना होता है उसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जिस डायरेक्शन में फाइंड करना है वो खुद ही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बोली है, तो जो वेक्टर दिया होगा उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होगा। बट जो है वेक्टर दिया नहीं है, बल्कि वेक्टर के बारे में हमें डिफाइन कर दिया है कि ये वेक्टर π/4 एंगल पर है, किससे, y एक्सिस से। अब हमें y एक्सिस से π/4 के एंगल पर जो वेक्टर होता है वो समझना पड़ेगा, फिर उसका यूनिट वेक्टर समझना पड़ेगा, और फिर उस यूनिट वेक्टर को इस f के ग्रेडियंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होगा और इस पॉइंट 1,1 पर करना होगा। तो चलिए करते हैं। हमें सबसे पहले तो ग्रेडियंट की जरूरत है, वो कैलकुलेट करके रख लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ f, ग्रेडियंट की एप्लीकेशन ही होती थी ना डाइवर्जेंस फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो इसका ग्रेडियंट हम फाइंड कर ले रहे हैं। ये जो भी होगा इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल, फर्स्ट टर्म बनिए x² y बाई रूट 2, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करोगे तो हो जाएगा 2xy बाय रूट 2 विद i कैप। नेक्स्ट टर्म बन गया xy² बाय रूट 2, y के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल, सॉरी x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वापस से फर्स्ट टर्म का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है 2x बाय रूट 2 और साथ में y है, प्लस अगली टर्म बन गया xy² बाय रूट 2, x के रेस्पेक्ट करोगे तो y² बाय रूट 2, ये तो हो गया x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल विद i कैप। नेक्स्ट इसी का y के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करोगे तो ये बनेगा x² बाय रूट 2 का, तो बन जाएगा x² बाय रूट 2, xy² बाय रूट 2 का बन जाएगा 2 बाय रूट 2 ऑफ xy विद j कैप। अब ये ग्रेडियंट एट 1,1 इस पॉइंट 1,1 पर कैलकुलेट करना है। 1,1 पर ये बन जाएगा 2 बाय रूट 2 मीन्स रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 2 बाय रूट 2 मीन्स रूट 2 जे कैप। अब ये कैलकुलेट तो हो गया है। अब मेन जो है यहां पर इस क्वेश्चन में वो है कि π/4 एंगल पर y एक्सिस से जो वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो ये सिंपल सी चीज है, इतना ज्यादा टफ है भी नहीं है। ध्यान समझना, अगर ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, हमें यहां पर z तो कहीं पर है ही नहीं, तो हम xy प्लेन पर ही बात करेंगे। ये जो कहेंगे कहीं पर कोई z टर्म दिख भी नहीं रही है, इसका मतलब ये वेक्टर xy प्लेन पर ही होगा। xy प्लेन पर y एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर ऐसा कुछ होगा जो कि x से भी 45 पर होगा। फिर इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। अच्छा, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा मैं ये मान ले रहा हूं, मान लो, तो आप कह सकते हो इसका कुछ समथिंग x पार्ट भी होगा और समथिंग y पार्ट भी होगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो p है, तो आप ये कह सकते हो ये वाली डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड होगा वो बन जाएगा p मल्टीप्लाई बाय cos 45 प्रोजेक्शन पैरेलल कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा p मल्टीप्लाई बाय sin 45। तो p मल्टीप्लाई बाय cos 45 तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ax कैप डायरेक्शन में होगा, और p मल्टीप्लाई बाय sin 45 कौन सी डायरेक्शन में होगा, ay डायरेक्शन में होगा। तो ये रिजल्ट ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो ये बन के आ जाएगा cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू 1 बाय रूट 2 p बाय रूट 2 ऑफ आई कैप प्लस p बाय रूट 2 ऑफ जे कैप। अब आप कहेंगे कि मैग्नीट्यूड p क्यों कंसीडर किया है, मैग्नीट्यूड तो और कुछ भी हो सकता है, हाँ डायरेक्शन तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। मैग्नीट्यूड p के बजाय p से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, p से थोड़ा कम भी हो सकता है, p की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, ठीक है, जितनी भी वैल्यू होगी वो मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूं। लेकिन हमें तो ओवरऑल आपको याद भी आ रहा होगा, हमें ग्रेडियंट के साथ जो भी ये वेक्टर रहा होगा, ये वेक्टर मान लो ए वेक्टर है, इसके यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना होता है। और वैसे भी हमें बोला है जिस डायरेक्शन में फाइंड करना है वो यूनिट वेक्टर है, खुद इस वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं फाइंड करना बल्कि इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में वैसे भी फाइंड करना है। तो आप इसका यूनिट वेक्टर बोलेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा पी आई प्लस पी जे बाय रूट 2, तो ये आ रहा था। मैग्नीट्यूड अब मैं डिवाइड करता हूं, मैग्नीट्यूड बनेगा पी स्क्वायर बाय 2 प्लस पी स्क्वायर बाय 2 का रूट, तो बाय 2 से पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर का रूट मीन्स पी। ओवरऑल ये बन जाएगा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। क्लियर होता होगा। अब ये 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप यूनिट वेक्टर है खुद से। अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है
तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए इस वेक्टर, क्या है वेक्टर, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 + 1/√2 i कैप प्लस 2 + 1/√2 j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होगा वो यूनिट वेक्टर, दैट इज 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। खुद से यूनिट वेक्टर है ना वो, हमने अगर आप ये वेक्टर का कर रहे होते तो यूनिट वेक्टर करते टाइम पे मैग्नीट्यूड डिवाइड करते, लेकिन वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आप i कैप वाले पार्ट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो √2 मल्टीपल में आ जाएगा डिवाइड में, ये रह जाएगा 3/2 प्लस डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं जे कैप वाले पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 मीन्स 3 रिजल्ट बन करके आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वैल्यू 3। अच्छा, ये जो ग्रेडियंट होता है ये इस डायरेक्शन में ये स्केलर किस रेट के साथ चेंज हो रहा है इसको बताएगा ना, तो 3 की रेट के साथ चेंज हो रहा होगा। इससे पहले एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसमें नेगेटिव भी आया था ग्रेडियंट, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब होगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो स्केलर इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो रहा होगा, नेगेटिव जो रेट दे रखे उस रेट से डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर होते हैं बातें? तो ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होता होगा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम, ग्रेडियंट का ही प्रॉब्लम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में अभी काफी कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं, एक और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ग्रेडियंट ऑपरेशंस समझ तो चुके थे कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे फिर उससे रिलेटेड। तो अभी ये प्रॉब्लम है, इफ आर वेक्टर इक्वल टू दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। अब ये जो प्रॉब्लम है ये हमें आगे आने वाले काफी कुछ क्वेश्चंस के लिए कंसेप्ट बिल्ड करके देने वाली है। आगे से अगर हमें कोई पॉइंट एक्स वाई जेड दे रखा है, हमने समझा था ना पोजीशन वेक्टर, याद आ रहा होगा आपको। पोजीशन वेक्टर ये होता था कि ऑरिजिन से, कहां से, ऑरिजिन से उस पॉइंट तक, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है, अगर हम आए तो जो वेक्टर बनेगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, और वो क्या होगा, ये 0 0 0 से अगर आप आ रहे हैं तो 0 से x तक आ रहे हैं मींस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा होगा। अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी बोलता तो आप आगे सीधे से ये बोल देता इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज आर वेक्टर, तो आर वेक्टर आप खुद से समझ जाते हैं क्या होगा। और दूसरी बात आगे से अभी और समझना, हम अगर ये समझ के चल रहे हैं कि ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये हमारा पॉइंट है। अच्छा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब होगा ना ऑरिजिन से यहां तक आना। और आप ध्यान करना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट तक आने वाला जो वेक्टर होता है या जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर। और अगर ये डिस्टेंस आर है और इस डायरेक्शन में देखें हम तो वो ए आर कैप होती है, तो आप आर वेक्टर आगे से बोल दें, इसका मतलब पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी है। आगे से क्या समझ में आ रहा है, किसी भी प्रॉब्लम में अगर कहीं आर वेक्टर सिंपल से लिखा हुआ है, इसका मतलब वो पॉइंट एक्स वाई जेड कोई हो सकता है या कोई पॉइंट पी हो सकता है, उस पॉइंट पी तक ऑरिजिन से आने वाला वेक्टर इज आर वेक्टर। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने लगे इस आर वेक्टर को तब तो लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और अगर स्फेरिकल में लिखने लगे तो इसका आर वेक्टर ही लिख देंगे, जिसमें इसका मैग्नीट्यूड तो स्फेयर का रेडियस होता है आर और डायरेक्शन ए आर कैप होती है, ऐसा लिख देंगे हम। तो अभी हाल फिलहाल ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, ठीक है। और यहाँ पे आर जो कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ऐसा इसने बोला है। और n जो है एक इंटीजर है, n कोई नंबर होगा इंटीजर। अब हमें शो करना है डेल ऑफ r टू पावर n इक्वल टू दिस। यहां पर देखना r लिखा हुआ है, r वेक्टर नहीं है। और अगर हम देखें तो यहां पर डेल के साथ कोई r का पावर है या r मींस स्केलर है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मींस ग्रेडियंट। तो इसका मतलब हमें जो शो करना है वो शो करना है किस चीज का ग्रेडियंट। अगर करें हम ग्रेडियंट करें किसका, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड r की पावर n का, तो कुछ बनता है और वो जो बनता है वो ये बनेगा, ऐसा हमें शो करना है मल्टीप्लाई बाय r वेक्टर। अच्छा, ग्रेडियंट किसी स्केलर का होता था, रिजल्ट एक वेक्टर बनता था, तो ये वेक्टर बनना चाहिए, ये वेक्टर बनेगा, ऐसा हमें शो करना है। अब यहां तो हम ये शो कर लेंगे, इससे रिलेटेड इन फ्यूचर क्वेश्चन बन करके आ सकता है, इसी के बारे में कुछ कमेंट करने हो सकते हैं, आगे समझेंगे हम कुछ क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो बन करके आए हो सकते हैं। हाल फिलहाल तो जो हमें प्रूव करना है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें
ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है आर की पावर एन का। वेयर अब हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो आर समझ लें, आर क्या होगा, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें इसकी भी पावर एन जो होगी, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ की पावर एन मीन्स एन बाय 2। इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। अब हम हमारा जो रिजल्ट प्रूव करना है उसको सॉल्व करते हैं। हम मीन्स हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है आर की पावर एन का, और आर की पावर एन ये है। ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का मतलब होगा इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल विद आई कैप प्लस वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल विद जे कैप एंड सो ऑन। तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो ये एक्स तो है नहीं, इसको मैं एक्स कंसीडर कर लूंगा। इसको एक्स कंसीडर करूंगा तो ये बन जाएगा एन बाय 2 इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर जो है एन बाय 2 उससे एक कम। बट ये x तो है नहीं, तो चेन रूल आपको पता होगा डिफरेंशिएशन का। अगर x नहीं है, मैंने इसको x कंसीडर किया तो इसका डिफरेंशियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, और ये जो आएगा ये किसके साथ आएगा, विद i कैप। अब इसी का डिफरेंशियल जब y के रेस्पॉन्ड करेंगे तो इसको y कंसीडर करेंगे, तो y कंसीडर करेंगे तो n बाई 2 बाहर आ जाएगा और इसकी पावर n बाई 2 माइनस 1 मीन्स ये तो सभी में इसमें भी आएगा, तो मैं इसलिए इसको कॉमन आउट ले रहा हूं, और ये फर्स्ट से तो 2x आई कैप आ गया। जब इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये टर्म तो बन के आएगी। फिर चेन रूल के हिसाब से इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो 2y जे कैप। फिर नेक्स्ट में ये टर्म तो बन के आएगी प्लस 2z के कैप। ठीक है, ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन आ रहा है, लेकिन जो हमें ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन प्रूव करना है वो कुछ अलग है। उसमें अगर ध्यान दें तो ये वेक्टर आर आ रहा है, और वेक्टर आर था ऐसा। देखना, अगर मैं यहां से 2 कॉमन आउट ले लूं तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मीन्स सेम आर वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये आर वेक्टर 2 कॉमन आउट लेके बन रहा होगा, और ये 2 और ये बाई 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। रह जाएगा अब यहाँ पे एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर जो ये बन के आ रहा है, इसको मैं सॉल्व करूं तो n माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, मैं n माइनस 2 पावर को तो अलग से रखूं और 1 बाई 2 पावर को अलग से कहूं, तो 1 बाई 2 पावर का मतलब रूट होता है ना, तो ये बन जाएगा n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर हाफ मींस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपल आर आप लिख सकते हो, तो ये आर बनेगा, और फिर उसका पावर बाई 2 तक हो गया n माइनस 2, और ये हो जाएगा साथ में r वेक्टर मल्टीप्लाई में है ही, मींस ग्रेडियंट ऑफ r की पावर n ऐसा बनना चाहिए। और अगर हम देखें तो हमें प्रूफ भी यही करना है, हेंस प्रूफ। क्लियर होता होगा बातें। चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स ग्रेडियंट की ही बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में और डिस्कस करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है। हमें स्केलर फंक्शन दे रखा है, determine the magnitude and the direction of maximum rate of change of this t is at this point। अच्छा, इस t को ध्यान दें तो हम समझ सकते हैं ये r थीटा फाई आ रहा है, मींस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, और हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है मैग्नीट्यूड अलग पूछा है और डायरेक्शन अलग पूछे। किस चीज की, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज तो ग्रेडियंट होता है ना, तो यहां से समझ में आ जाएगा हमें ग्रेडियंट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, ग्रेडियंट वाले वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, और इस वाले पॉइंट पर बताना है। ग्रेडियंट अगर कैलकुलेट करें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट जो बनता था, ये बनता था जो भी दे रखा है उसका आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल बनेगा तो ये साइन थीटा कॉस फाई आ जाएगा विद ए आर कैप, प्लस 1/r अलग से होता था, जो भी दे रखा है उसका थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो r cos फाई तो एज कांस्टेंट आ जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा विद a थीटा कैप, प्लस 1/r साइन थीटा अलग से होता था, जो भी दे रखा है उसका फाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो r साइन थीटा मल्टीपल में हो जाएगा, cos फाई का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस ऑफ साइन फाई, तो ये माइनस साइन फाई a फाई ऐसा आ जाएगा। ये ग्रेडियंट की वेक्टर आ गया है, बट इस पॉइंट पर और कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। पॉइंट है 260 डिग्री 30 डिग्री, इस पॉइंट पर ये बनेगा। क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 और फाई की वैल्यू 30 पुट करनी है हमें। साइन 60 मीन्स √3/2 और कॉस 30 मीन्स √3/2 ए आर कैप, प्लस आर तो कैंसिल आउट हो गया, कॉस 30 और cos 60, cos 30 होता है √3/2
और cos 60 होता है 1/2 a थीटा कैप। r sin थीटा कैंसिल आउट हो गया। sin फाई मीन्स sin 30 होता है 1/2 बट विद नेगेटिव साइन, बाहर नेगेटिव है, -1/2 a फाई कैप। ये ग्रेडियंट वेक्टर आ गया। हमसे ग्रेडियंट वेक्टर का मीन्स मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज का मैग्नीट्यूड अलग से पूछा है और डायरेक्शन अलग पूछा है। तो मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट करोगे तो ये बन रहा है ओवरऑल 3/4 बन रहा है ना, 3/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 का 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 का रूट वैल्यू। ये मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करके रख लेंगे। अगर हमसे डायरेक्शन भी पूछिए मींस डेल ऑफ टी वेक्टर जो है इसका यूनिट वेक्टर पूछा है तो आप इसमें डेल टी वेक्टर में डेल टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमने कैलकुलेट किया वो डिवाइड कर दोगे इस वाले वेक्टर में, ये डिवाइड कर दोगे तो रिजल्टेंट डायरेक्शन बन करके आ जाएगा। इसका क्लियर होता होगा ये। और ये ए आर ए थीटा ए फाई मीन्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन करके आएगा। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ, ये दोनों के लिए हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। अगर फर्स्ट को देखें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सेकंड को देखें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। चलिए फर्स्ट ए के लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। मैं इसको अगर f1 मान रहा हूं और इसको f2 मान रहा हूं तो ग्रेडियंट ऑफ f1 विल बी, इसका सिलेंड्रिकल में अगर ग्रेडियंट करें तो सिलेंड्रिकल में ऐसा होता था जो भी है उसका रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल डेल बाय डेल रो ऑफ v a रो कैप प्लस 1/रो डेल बाय डेल फाई ऑफ v a फाई कैप प्लस डेल बाय डेल z ऑफ v a z कैप। ऐसे होता था v जिसका हम ग्रेडियंट कर रहे हैं v की जगह यहाँ पे f1 है तो इसका रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इसका रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो फर्स्ट टर्म से तो आ जाएगा tan cos फाई, सेकंड टर्म से आ जाएगा -z विद a रो कैप प्लस 1/रो तो आना ही आना है, इसका फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल तो इसमें तो फाई टर्म है नहीं, यहाँ पर डिफरेंशियल करोगे तो tan रो तो कांस्टेंट है मल्टीपल आ जाएगा, cos फाई का डिफरेंशियल sin फाई विद नेगेटिव साइन a फाई कैप ये हो जाएगा प्लस इसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इस टर्म का तो z के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इसका z के रेस्पेक्ट में माइनस ऑफ रो ये बन करके आ जाएगा माइनस रो a z कैप। ठीक है, ये ग्रेडियंट हो गया फर्स्ट में। सेकंड में अगर हम देखें तो सेकंड में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट होता था डेल बाय डेल आर ए आर प्लस 1/r डेल बाय डेल थीटा ए थीटा प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल फाई ए फाई। आई थिंक आपको याद होंगे ना अब ये डेल ऑपरेटर्स की हेल्प से ग्रेडियंट करना था तो मल्टीप्लाई करना होगा। ये डेल ऑपरेटर होता था जिसका करना है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे बस आप इसके साथ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका r के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे f2 जिसका करना है, r के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल होगा तो 2 cos फाई तो कांस्टेंट आ जाएगा, 1/r का डिफरेंशियल हो जाएगा -1/r स्क्वायर विद आर कैप हो गया प्लस 1/r तो आना ही आना है, थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल थीटा इसमें है ही नहीं तो 0 आ जाएगा ए थीटा कैप प्लस 1/r साइन थीटा तो आना ही आना है, फाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल तो फाई के रेस्पेक्ट करोगे तो 2/r तो कांस्टेंट आ जाएगा तो 2/r स्क्वायर बन जाएगा और cos फाई का डिफरेंशियल sin फाई a फाई कैप। अब आप चाहो तो 2/r स्क्वायर कॉमन आउट लेकर के रिजल्ट बोल सकते हो, ये वाली टर्म तो 0 बनी गई है। अगर ये किसी पॉइंट पर पूछे होते r थीटा फाई के कोऑर्डिनेट पुट कर देते, ये किसी पॉइंट पर पूछा होता तो रो फाई जेड के कोऑर्डिनेट पुट कर देते। तो सिंपल हमें ये सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन में कैसे करना है ग्रेडियंट ये पता है। कार्टेशियन में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, कार्टेशियन से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस काफी कुछ कर ही लिया है। अगर इन्हीं में भी ग्रेडियंट के अलावा यही पूछ ले डायरेक्शनल डेरिवेटिव वेक्टर देकर के तो सेम जैसे कार्टेशियन में करते थे सेम टू सेम इस तरीके से इन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में भी हो जाएगा। तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में डरने वाली कोई बात ही नहीं है, हमें बस ये पता होने चाहिए। आई थिंक आपको अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा ग्रेडियंट ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप तो ग्रेडियंट से रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं, उन स्टैंडर्ड बुक्स में क्वेश्चन आपको काफी कुछ मिल जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स करिएगा। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे के जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेशंस हैं। हमने समझा था ना डाइवर्जेंस और कर्ल हो रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम डाइवर्जेंस ऑपरेशन के मीनिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।